ख्वाजा जी, ख्वाजा, ख्वाजा जी, ख्वाजा जी, ख्वाजा जी, या गरीब नवाज, या गरीब नवाज, या गरीब नवाज, या गरीब नवाज, या मोइनुद्दीन, या मोइनुद्दीन, या ख्वाजा जी, या ख्वाजा जी, या ख्वाजा जी, या ख्वाजा जी, या ख्वाजा जी। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण मिश्रा और आप देख रहे हैं केसरी उजाला न्यूज़। ताजबाग के सौंदर्यीकरण को लेकर आज विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ताजबाग के चेयरमैन शेख हुसैन साहब मौजूद है। आइए सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ताजबाग के सौंदर्यीकरण को लेकर वे क्या क्या उनके आयोजन और किस प्रकार से उनकी सरकार से सहायता के लिए वो मदद मांग रहे हैं। सीधे बात करते हैं शेख हुसैन साहब से। मैं शेख हुसैन, मैं हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट का चेयरमैन था, नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी था। मैं जब वहाँ कमेटी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मेरी अपॉइंटमेंट किया, उसके बाद मैं वहाँ चेयरमैन बना। तो ताजाबाद में काम करना यानी बहुत मुश्किल वाला काम। ये तो 84 एकड़ ज़मीन है और सारे ज़मीनों के ऊपर में दरगाह और सराय कुछ चीज़ें छोड़ दे, सब लोगों का वहाँ पर में कब्जा था। अब वहाँ काम करना है और वहाँ पर में ताजाबाद में भले 84 एकड़ ज़मीन है, लेकिन वहाँ पर कोई इनकम भी नहीं थी। 2 लाख 2.5 लाख रुपए पेटी के अंदर में निकलते, जो दान दक्षिणा लोग डालते हैं, और साल में एक बार उर्स होता है मेला, तो उसका 3 लाख रुपए का टेंडर निकलता है। और जो सराय है, एक ITI कॉलेज भी था, वो ITI कॉलेज भी घाटे में चलता था। और सराय के अंदर में भी लोगों में इतना कोई वहाँ रूम वगैरह अच्छे नहीं थे, तो कोई ऐसा ठहरना पसंद नहीं करता था। फिर गरीबों के लिए जो आए वो आए। ऐसी हालत के अंदर में हमने काम करना शुरू किया। पहले तो मैंने वहाँ पर में सब देखा, हम लोग 1-2 बार बैठे, सब हमारे 9 लोग कमेटी के लोग थे, और वहाँ के भी जो हमारे खादिम लोग हैं और भी वहाँ के रहने वाले और भी वहाँ पे परिचित जितने लोग हैं, सबसे बात की कि यहाँ का विकास करना है। मैंने उनसे एक ही बात कहा कि मैं यहाँ पर मैं चेयरमैन बना हूँ, बाबा जान का गुलाम हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ का फिर काम करना है और हम सब मिलकर काम करेंगे तो मैं सरकार से और जगह से जो भी ये पैसा वगैरह भी ला सकता हूँ और अच्छे से अच्छा ही ताजाबाद का सौंदर्यीकरण हम जो कर सकते हैं। मेरी बहुत सोच उसके अंदर में बहुत अच्छे से बनाने की थी और मैं उसके पीछे लगे रहा। लगे रहने के बाद में वहाँ पर भी जो बहुत सा झोपड़पट्टी है, वो अतिक्रमण हटाने का काम था। मैंने वहाँ पर थोड़ा सा पुलिस से मदद, इससे मदद, तो मैं 1-2 बार मैंने वहाँ पर मैं अतिक्रमण हटवाया। और उसके बाद ऐसे 2 बार अतिक्रमण हटाने का मौका मेरे को मिला, लेकिन उसके अंदर में भी कई लोग और भी बहुत से पार्टी के लोग हैं, अलग अलग तरीके के लोग, जब जिनको तकलीफ़ होती थी, जिनके दुकानें टूट रही है ना, उनको जिनके मकान जो कब्जे किए हुए वो लेआउट जा रहे थे उनके, तो वो कहीं भी जाते थे। कोई भी पॉलिटिकल, शहर में तो बहुत लोग हैं ना, तो वहाँ पर में कई लोगों ने हमारे खिलाफ़ में भी कुछ धरना दिया, कुछ किया, लेकिन हमारा एक ही मकसद था कि हम ताजुद्दीन बाबा जान को मानते हैं और उनका ही आशीर्वाद लेके काम करना चाहते थे, और हमने जो भी किया उनके आशीर्वाद से हमारा ये काम हुआ है। वहाँ जितनी भी अड़चनें आई, मैं भिड़े रहा, लगातार उसके अंदर में भिड़े रहा, और बड़ी कोशिश के बावजूद
सरकार से मैंने कई सालों से मैं मांग रहा था। विलास उत्तम वार जी खासदार थे, आरिफ नसीम साहब भाई थे, मिनिस्टर थे, और भी बहुत लोग थे। तो मेरी विलासराव देशमुख साहब सबसे पहले जो मुख्यमंत्री थे, और मैं उन्हीं के कार्यकाल में मैं बाद में बना, तो उन्होंने ही ताज़ाबाद का सौंदर्यीकरण की बात की थी, और ताज़ाबाद को द्वीएम का दर्जा दिया था, उन्होंने टूरिस्ट का दर्जा दिया था। इतने बड़े पैमाने पर वहाँ पर अतिक्रमण हुआ था, उस अतिक्रमण को हटाने के लिए आपको किस प्रकार की समस्या आई है? नहीं, अतिक्रमण को हटाने के लिए तो वहाँ पर मैं सब लोग, कौन हटाता है दुकान, हाथ तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे, इस तरीके की दादागिरी वाला काम था वहाँ पर। तो हमको हटाने के लिए तो हम तो है, लेकिन बाबा तो हमारे साथ में ही थे, तो हमको पुलिस की मदद, काफ़ी पुलिस की मदद मिली, कॉर्पोरेशन की भी मदद मिली, और हमारी जो महाराष्ट्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट थी वहाँ से भी हमारे को मदद मिली। और वो मदद के कारण हमने वहाँ पर मैं दो टर्म के अंदर में वहाँ अतिक्रमण का हमने वहाँ पे अतिक्रमण को हटाया वहाँ पर में। और वहाँ पर में बहुत सी जो जगह थी वो हमने खाली करने का काम किया वहाँ पर में। अब ये खाली, और फिर जिस टाइम भी खाली करो फिर बाद में वहाँ पर और लोग डाल देते थे, तो अपन कितने बारी करेंगे। तो मैं उसके पीछे सौंदी करने के लिए मैं सरकार के पीछे विलासराव देशमुख, उसके बाद में अशोक चौहान, उसके बाद में जो भी मुख्यमंत्री आए, और बाद में पृथ्वीराज चौहान साहब, मैं इनसे हमेशा मांग करते रहा। और फिर पृथ्वीराज चौहान साहब हमारे चीफ मिनिस्टर थे, राजेंद्र मुलक हमारे जो मिनिस्टर थे, विलास उत्तम वार जी थे, और ये हज हाउस का एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पर उन्होंने ताज़ाबाद का जिक्र किया था, तो मुझे बुलाया था उन्होंने हज हाउस को उद्घाटन। तो मैंने बोला ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने वहाँ पर बोला था कि हम ताज़ाबाद को 100 करोड़ रुपया देंगे करके। वही बात को पकड़ते हुए मैंने आगे उसको मुहिम को चालू रखा, और हमें बहुत जद्दोजहद, बहुत घूमना पड़ा। मैं पॉलिटिकल रहने के बाद मैंने सब काम छोड़ दिया। मैंने बोला पहले अपने को ताज़ाबाद कम कर, एमएलए की टिकट मिलेंगी नहीं मिलेंगी, जो होगा होगा, लेकिन बाबा के यहाँ का काम करना है, और बाबा ने अपने को यहाँ बुलाया है। तो बहुत होने के बाद में वहाँ पर मैं हमारे को फिर हमने एक बार मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम भी लिए, वहाँ पर मैं उनको बुलाए थे, फिर मुख्यमंत्री जी और सब पूरे आए, और वहाँ पर हमको 132 करोड़ रुपया जो ताज़ाबाद के सौंदर्यीकरण के लिए मिला। और वो उसका 132 करोड़ लेने ऐसा पैसा नहीं दे दिया, उन्हें पूरा प्लानिंग की है क्या क्या करना है, मस्जिद छोड़कर पूरी प्लानिंग। तो 132 करोड़ का पूरा प्लान बना, और वो हमारे राजेंद्र मुलक पालक मंत्री थे, और विलास उत्तम वार जी थे, आरिफ नसीम खान, सभी लोग थे, और हमारे विकास ठाकरे भी इसमें जब मेयर थे पहले तो। और इस तरीके से हमारा 132 करोड़ का प्लान बना, और सरकार ने उसको मान्यता दी। 132 करोड़ रुपए की धनराशि मिलने पर कहाँ ऐसी कोई अड़चन आई कि आज तक के वहाँ का सौंदर्यीकरण रुका हुआ है और कई दिक्कतों का सामना हो रहा है अभी भी देखा जाए तो? नहीं, हम जब तक थे वहाँ पर में हमारे को कोई दिक्कत नहीं आई, और काम भी कोई रुका नहीं, और पैसे ही बराबर, और काम भी एक नंबर का, यानी जो मार्बल बोलेंगे वही मार्बल लेंगे, जो सामान बोलेंगे कोई गड़बड़ नहीं। और हमारा कोई ठेकेदारों से किसी से कोई लेना देना ही नहीं था ना, ये तो हर काम में तो कमीशन मिलता है ना, लेकिन हमने बोले काम को एक नंबर का होना और काम अच्छा होना। तो हमारे को वहाँ से सरकार के तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं आई, एनआईटी भी बहुत फास्ट काम कर रही थी, और सब जो काम है लिमिटेड के अंदर में, जो जहाँ भी हमको कोई कमी दिखी तो हमारे उस टाइम पे जो हमारे एनआईटी के चेयरमैन साहब रहते थे, म्यूनसिपल कमिश्नर रहते थे, उन्होंने भी हमारी पूरी मदद की। और सब लोगों का ये था कि बाबा का मामला नहीं बोले करना है, और उन्होंने हमारी पूरी, सभी लोगों ने उनमें हमारी मदद की। और कोई अगर अतिक्रमण कर ले, हमें कभी वहाँ फ़ोन करे तो आके तुरंत तोड़ देते थे, इससे वहाँ अतिक्रमण भी नहीं हुआ। और 132 करोड़ का काम को वहाँ पर में अच्छी शुरुआत हुई। और आज जाके ताज़ाबाद आप देखोगे तो अभी भी वहाँ पर काम चालू है। लेकिन अभी के हमारे हाथ में जितना काम था वो सब काम सेंक्शन करने काम किया, अभी फिनिशिंग सीढ़ी काम चालू है, नीचे मार्बल लग रहा है, गड्ढे खोद रहे, हौज बन रहे, लेकिन जितना काम था वो हमारे रिजिम के अंदर में सिर्फ बाबा के जो ताज़ाबाद का जो बाबा के दरबार का जो अंदर मार्बल लगाना, ये लगाना वो लगाना, ये जो काम था। अभी मैं बाद में हम 14 साल के बाद वहाँ से फिर पॉलिटिकल लोगों के उसमें बड़ी होगी, ताज़ाबाद की बहुत चर्चा होती थी, तो फिर बाद में बीजेपी की सरकार आ गई महाराष्ट्र के अंदर में, और उन्होंने बराबर प्लानिंग कर वहाँ पर मैं रिसीवर बिठा दिया। और रिसीवर बैठाने के बाद 2 साल से 3 साल से रिसीवर बैठा हुआ है। कोई कमेटी अगर रहे तो अच्छे काम होंगे। अब रिसीवर साहब बैठ के वहाँ पर मैं अपना, और अभी जो भी बनेगा और जो भी आएगा उसको कुछ करना नहीं है, हमने सब करके दे दिए, वहाँ सिस्टम बन गया है। अब सिस्टम को कोई यानी किसी को झंझट नहीं करना। लेकिन हमारे टाइम पे
तो हमको बदमाशों से, वहाँ के दुकानदारों से, हर किसी से हमको लड़कर ही काम करना पड़ा और उसके लिए हमको बहुत मुसीबत गई। लेकिन हमारा बाबा सरकार ने हमारा साथ दी, सरकार ने भी साथ दिए, पुलिस डिपार्टमेंट ने भी हमारा साथ दिया और वहाँ पर 132 करोड़ का साम हो, देखो ना वहाँ पर में सराय बन गई है अभी जो, और 140 बेड की जो है 5 स्टार सराय है वो भी हमारे टाइम पे बन के तैयार हो गई है। और हमारा कहना है कि हमने ये जो बनाया है, जो किया है, ये नागपुर से और हिंदुस्तान से जो आने वाली जनता है उनकी सुविधा के लिए बना है। लेकिन वहाँ भी अब धंधा शुरू हो गया है। आज ताजाबाद में पैसे की कोई कमी नहीं है। हमने आने के बाद में वही मेला 40 लाख का गया, फिर 60 लाख का गया और अभी 1 करोड़ के ऊपर में मेला वो जाता है। वही बाबा के दरबार है, वही मेला है। तो अभी वहाँ पर पैसे की आवक बहुत हो गई है, सराय भी फुल रहती है, टेंडर भी यानी मतलब ये हो जाता है। और वहाँ पर में जो कब्जे होते थे वो हमने सब बंद करा दिए। फिर भी कुछ लोग अपना कितना हम कितना देखेंगे ना, हम रहना बाहर हमारा, अब पूरे ताजाबाद 84 एकड़ के अंदर में सब लोगों से मुकाबला करना ही करना। तो इस तरीके से वहाँ पर हमने पूरा काम किया। मस्जिद बहुत छोटी थी वहाँ पर में, जो मस्जिद के अंदर में हमने आज 26,000 स्क्वायर फीट की मस्जिद, आप देख के देखो ऐसी मस्जिद महाराष्ट्र में इतनी बड़ी मस्जिद नहीं है। और 4 कालम पे मस्जिद नबी के नक्शे के हिसाब से बनी और मस्जिद भी पूरी हमारे टाइम पे बन गई। यानी 26,000 का पूरा स्लैब ये वो सब अंदर हो गया पूरा। अभी अंदर का जो फिनिशिंग वगैरह जो हो रहा है वहाँ पर। देश का एक बड़ा आस्था का केंद्र है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि राजनीति का शिकार हो जाने के कारण अभी उसमें उसके सौंदर्यीकरण में कहीं ना कहीं देरी हो रही है? नहीं, अभी तो कैसा है ना, हमने जो बनाए थे वहाँ पर में बाबा के यहाँ के बहुत आवक है। अभी वहाँ बाबा के नाम से फूल की अगरबत्ती बना रहे, बेच रहे। अभी उधर जो है कोई किसी को किराए से जगह दे रहे, कोई बाज़ार भरा दे रहे हैं। अभी ऊपर जो हाल है वो जनता के लिए, लोगों के लिए बनाए हैं, समझिए क्या। तो वो उसका फ़ायदा सब जनता को मिलना चाहिए। और उसके बाद में अगर बनता है, आज मैदान है और वहाँ दुनिया भर का पैसा खर्चा, झाड़ लगा रहे हैं, झाड़ में लाखों रुपए करोड़ रुपये खर्चा हो रहा है, समझे कि फालतू के जो खर्चे का मतलब नहीं है। वहाँ की जो गटर लाइन वगैरह पूरी सिस्टम पूरी NMC से पूरी जो जुड़ गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो काम इतना बड़ा हुआ है तो वहाँ ड्रेनेज फेनेज सब पूरा ये हुआ है, सीमेंट के रोड बन रहे, सब काम पूरे बढ़िया हुआ है हमारा। तो और भी वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनका भी विकास अगर हो जाता हमारे हाथ से तो बहुत अच्छा होता। हमने कोशिश भी की थी, लेकिन वहाँ के लोगों को समझाना तो मुश्किल है कि आज जैसे रहते झोपड़पट्टी वगैरह में, एक ताजाबाद हाउसिंग बढ़िया सोसाइटी बन जाती, फ्लैट सिस्टम बन जाती तो देखना नहीं पड़ता था ना, एक बढ़िया हो जाता था। लेकिन वो हम लोग कोशिश की है, लेकिन वहाँ के लोगों को कोई गिनने के लिए जाए, कोई जगह करने के लिए जाए तो अरे तोड़ने आ रहे करके प्रचार करके वो कुछ होने नहीं देते थे। आज भले 2000 स्क्वायर फुट में रहते हो, लेकिन 600 का अगर पक्का बन के मिल जाए तो ज़्यादा फायदे का है। और इधर उधर ही करके तो आज जो वहाँ पर में दुनिया भर का जो हो रहा है, जो फालतू के जो खर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। 5 करोड़ की FD मिली थी हमारे को, वो वैसी की वैसी थी, उसको भी तोड़ दिए बोलते। तो ये जो है और आज वहाँ काम के अंदर में बड़े स्लो हिसाब से चल रहा है। और उसके ऊपर में जो काम हो रहा है उसको कौन देख रहा है, क्या कर रहा है, कहीं पानी टपकता है, कहीं कुछ होता है, लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो दुनिया भर का जो प्रॉब्लम है अभी कोई ये नहीं। हमारा कैसा है, हम नॉन करप्ट लोग थे, हमको सब समझता था ना, हमारे भी पास भी इंजीनियर वगैरह थे, हम बताते रहते थे। तो उस तरीके से हम काम करते हैं। मस्जिद देखो, मस्जिद कोई सरकार के पैसे से नहीं बनी है, आज वहाँ भी 6-7 करोड़ रुपए लगा हुआ है। हम कहीं मार्केट में चंदा करने के लिए नहीं गए, किसी से 2 पैसे मांगने के लिए, लेकिन बाबा का ऐसा मतलब कि आज वो मस्जिद पूरी बन गई है और हमारे बाबा ताजाबाद के बाबा के पैसे से बनी है वो मस्जिद, समझे क्या। तो हमको जितना अच्छा होता है उतना उस तरीके से हमने वहाँ पर में काम किए। वहाँ पर सब है, पार्किंग की व्यवस्था है वहाँ पर ये। और लेकिन वहाँ पर में ये काम होने के बाद जो आगे के काम थे, जो पूरा ताजाबाद सौंदर्यीकरण हो जाए, हमने तो 30-40 एकड़ ज़मीन खाली करा ली, तो वो अभी तक नहीं हुआ। अभी ताजाबाद देखो आप, वहाँ पर में जो कॉम्प्लेक्स है उसके बाजू में एक कमरा है, एक मकान है वहाँ पर, अभी भी सिरनी की दुकान है। हमने जितनी केसेस लड़े सब केस में बाबा जान ने हमारी जीत करवाए, हम कोई हारे नहीं, सब मुकाबला किए। 3-3, 4-4 बार अपील करते थे लेकिन जीते। वो एक केस थी, वो भी उसको भी हटाने का आर्डर हमारे सामने हो गया, लेकिन आज 2-2.5 साल से वो वैसे ही वो कब्जा पड़ा हुआ है। तो ये तो बड़ी अफसोस की बात है, जैसा फैसला हुआ उसको उसी दिन तोड़ के बाहर फेंक देना था। भाई अतिक्रमणकारी लोग हैं, उनको जगह देना है, जहाँ देंगे वहाँ लो, समझे क्या। तो कहीं ना कहीं लाखों रुपए से पौधारोपण किया गया था, वृक्ष लगाए थे कि ताजबाग का सौंदर्यीकरण हो, जो आज मुरझा चुके हैं।
इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट की अलगर्जी है? नहीं, इसमें अलगर्जी नहीं, कोई बोलने वाला कोई भी किसकी सुन लेते हैं और मर्जी में वैसा झाड़ लगा लिया और झाड़ सूख के फेंक दिए। झाड़ी लगाने तो नागपुर शहर के अंदर में अपने पास में बहुत सी व्यवस्था है ना, फुकट में झाड़ लगते हैं ना। करोड़ रुपए खर्चा करने को हैदराबाद से लाने की झाड़ लगानी कौन थी? ये थी कोई आपो शाम की झाड़ लगा रहे थे वहाँ पर में, क्या लगा क्या रहे थे ना। और कुछ भी करना है तो तुमको हम सरकार पूरी मदद करती है ना। और ताज़ाबाद ट्रस्ट जब गवर्नमेंट के इसमें है, समझेगा, ट्रस्ट है, तो उसका अपन ने फ़ायदा उठाना चाहिए। फालतू पैसा खर्चा करके मतलब नहीं ना, समझे क्या? कहीं कोई ये लगा रहे, कहीं कुछ लगा रहे, कोई मतलब नहीं आता ना दुनिया भर का। और वहाँ तो इतनी इनकम हो गई कि वहाँ पैसे की अगरबत्ती बनाने की क्या जरूरत है फूल के? बाबा बोल रहे कि कोई बाबा को वहाँ पैसे की कोई कमी है क्या? और वहाँ तो इतना देखो, सबसे बड़ी है ताज़ाबाद सर्वधर्म की जगह है। आज वहाँ पर में सबसे बड़ी बात जो है, मुस्लिम समाज से ज़्यादा हिंदू समाज भी आता है और मानता है बाबा को। और वहाँ पर लोगों का आना बंद हो गया था। लोगों के साथ इस तरीके से बदसलूकी लोग करते थे कि लोग वहाँ आने के बदले उधर छोटा ताज़ाबाद चले जाए, पागल खाना चले जाए, इधर चले जाए। हमारा कहना है कि वो हमने सब ठीक किया तो लोग आने लगे। वो भी उनका भी पैसा दान दक्षिणा डालते हैं, कोई पता नहीं है, मुट्ठी में ऐसे आता है और हज़ारों लाखों रुपये डाल देता है वो ना। तो इस तरीके से वहाँ कोई पैसे की कमी नहीं है। कोई व्यापार से क्षेत्र नहीं बनाना चाहिए उसको वहाँ तो जनता को। और हम तो बोलते हैं कि जितनी भी हमारे वहाँ लंगर शुरू किया था, अभी लंगर नहीं चलता वहाँ पर में। हफ्ते के अंदर में 6 दिन 7 दिन में 5 दिन लंगर चलता था। लोग 2-3 हज़ार लोग चाहे रोज़ खाना खाते थे। और ऐसा नहीं है कि लंगर में कोई भिखारी होगा, लंगर था, सब अच्छे बुरे आके वहाँ पर में खाते थे। तो एक अच्छी योजना हमने बनाए थे और वो भी अभी इसके अंदर में पड़ी हुई है, कभी होता है और कभी नहीं होता है। उसके टाइम में भी हमारा लंगर चलता था, अभी किसी को दे देते उसके अंदर में तुम ये करो। अरे ताज़ाबाद में जब है बाबा के पास में, और जैसा जो चीज़ जितनी लंगर करो तो तुम्हारे पास दान देने वाली बहुत आते ना। अनाज के चावल के बोरे बेच रहे, गेहूँ के बोरे बेच रहे, ये कर रहे। तो इस तरीके से लोग जो माँ जो दिल से सोचे, हमने दिल से सोचे। और बाबा ने हमारे पे ऊपर में बहुत मेरी गाड़ी जला दी 1-2 बार यहाँ पर आके। मेरे को भी अरे बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी करके दबाने के लिए, कि मैं किसी से डरा नहीं। और मैंने बोला कि तुम मेरे को डरा मत, जो काम करना है मेरे को मैं वो करूँगा। हुसैन साहब, कहीं ना कहीं 132 करोड़ रुपए राज्य सरकार की ओर से आपको उसके सौंदर्यीकरण के लिए दिया गया था, बट क्या कारण है कि आज भी वहाँ उपद्रवियों का जमावड़ा बना रहता है? इतना बड़ा आस्था का केंद्र होने के बावजूद सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं हमेशा से वहाँ खामियां नज़र आती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी हमारे टाइम तो हमने सब खामियां वहाँ से दूर कर दिए थे, और अभी खामी है तो वहाँ जो रिसीवर बैठे हैं उन्होंने करना चाहिए, उनका काम है, वो रिसीवर है वहाँ पर में। तो उन्होंने अभी तो वहाँ पर में 2-3 लोगों को सर्विस लगा के तो पैसे भी दे रहे, तनख्वाह दे रहे। जबकि ताज़ाबाद में किसी को तनख्वाह देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लोग खुशी से लोग काम करते हैं, समझे क्या? और लोग तो चाहते कि मैं कोई झाड़ू मारना तो सोचता मेरे को झाड़ू मारने का मौका मिल जाएगा तो मैं किस्मत वाला हूँ। तो अभी वहाँ से तो पैसे से है ना, वहाँ जो काम करने वाले उनको पगार दे रहे हैं। ये तो पहली बार हमने ऐसा सुना ना। यानी बाबा के पैसे को तुम बर्बाद करने का काम कर रहे हो, क्या ज़रूरत है वहाँ पर में इतना पैसा देने की? और वहाँ जो पहले के जो एम्प्लॉइज है जो आज वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो तो बेचारे वही तनख्वाह में कर रहे हैं। हमें हर साल 10% बढ़ाते थे। तो इन्होंने वो आज महंगाई बढ़ गई, सब बढ़ गई है, तो उनके हिसाब से आपने देखना चाहिए। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वहाँ जो जितना भी अभी जो भी होगा प्रॉब्लम वहाँ पर, ये रिसीवर साहब का काम है। और वहाँ जो कमेटी है वो उन्होंने देखना चाहिए। और सरकार पूरी साथ में है ना, समझे क्या? अभी तो ऐसा थोड़ी है कि तुम पुलिस की मदद मिलती है, NIT की मदद मिलती है, कॉर्पोरेशन की मदद मिलती है, सरकार की मदद मिलती है, समझे क्या? तो इस तरीके से वहाँ पर में लोगों ने अपना काम करना चाहिए। वहाँ पर में इतना बड़ा आस्था का केंद्र है, उसके बावजूद यदि देखा जाए तो सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं स्थितियाँ थोड़ा मतिभ्रम करने वाली है। और आज भी वहाँ छोटे छोटे कैमरे लगाए गए हैं, जिसके कारण सैकड़ों लोग रोज आते हैं, बट कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर एक लोगों में थोड़ा सा एक भय भी बना हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा सुनने में आ रहा था कि बीच में नाइट एंगल भी कैमरे लगाने की मांग आप लोगों की ओर से की गई है। नहीं, वहाँ कैमरे तो लगे हुए हैं, समझे क्या? हमने तो बोले थे कि दरबार में भी कैमरा लगाए हैं, समझे क्या? और कैमरे इसीलिए लगाए कि वहाँ पे कोई गलत काम हो रहा है या कुछ हो रहा है तो तुम उसके अंदर देखो। अगर वहाँ पर में कुछ गुंडागर्दी होती है, वहाँ पर में कुछ धांधली होती है, कुछ होती है, तो कैमरे काहे के लिए लगाए हो? कैमरे को देखना चाहिए ना अपन ने। और कैमरे को देखने के बाद अपने समझ में आता है, उसके हिसाब से अपन ने वहाँ काम करना चाहिए। सरकार अपने साथ में, सब कुछ अपने साथ में, पूरी मदद मिल सकती है।
लेकिन अपने को वहाँ पर, और वहाँ तो हमारे ज़माने में हमने पूरा सिस्टम बन गया है ना। अभी वहाँ पर में चारों तरफ से पूरे वहाँ पर में पूरी दीवार की मिल गई है, कोई अंदर जा नहीं सकता है ना। आज बंद है समझ लो ताज़ाबाद, तो तुम ताला लगा तो बंद हो जाता, कोई जा नहीं सकता। तो पूरी बाउंड्री वॉल बन गई है वहाँ पर में, और बाउंड्री वॉल बनने के बाद में अब सब तरफ से कोई किसी का कोई वहाँ पर में एक्नॉलेजमेंट भी नहीं है वहाँ पर में, और कोई एक्नॉलेजमेंट करता है अभी वहाँ पर में तुम जो प्रोग्राम बनाया हुआ सरकार की तरफ से उसी हिसाब से करना चाहिए। नए नए लोगों को किराए से दे दोगे, किराए से कर दोगे, पैसे के लिए सिर्फ करोगे तो कोई मतलब नहीं है ना, समझ है क्या। अभी वो उधर जाओगे मेले के तरफ में कुछ अतिक्रमण है पड़ा हुआ है, तो कौन तोड़वाएगा? हम रहते तो हम तोड़वा देते थे। एक जो बताया कि एक जो अभी वहाँ पर एक आदमी का कब्जा है, वही उन्होंने अभी तक नहीं तोड़ा है, उसका फैसला भी हो चुका है। हम कितने साल केस लड़े उसके लिए हम लोग, तो ये किसका काम है वहाँ पर में? अब हम क्या उसके लिए कर सकते हैं ना। और हम इसलिए ज़्यादा बोलते नहीं कि लोग, अभी वहाँ हम इतना 14-16 साल काम किए, हम 14 साल, अभी बोलेंगे तो लोगों को बोलेंगे देखो अभी हट गया और ये। लेकिन जो है जिन्होंने काम देखा है, जो हमारे हाथ का सब पूरा किया हुआ है, आज व्हाट्सअप पे इस पे रात को देखो तो कितना सौंदर्य, कितना खूबसूरत लगता है। और उसमें चार लगाने का काम कर सकते हैं वो वहाँ पर में। जो भी अभी तो वहाँ कोई कमेटी की इंटरव्यू वगैरह भी हुए, ये अभी तो रिसीवरी साहब है, इन्होंने ही अपना उसके अभी इनकी हाथ में जो करना चाहिए, या तो फिर जो नई कमेटी आएंगी, अगर नई कमेटी आई तो उसके अंदर में हम बोल सकते हैं। अब वहाँ जाके रिसीवर साहब को कौन बोलेगा ना। अंदर हमने मस्जिद के अंदर में मार्बल लगाया, वो अंदर मेंबर है, मेंबर में वो 32 लाख रुपये का मार्बल लगाए। वहाँ पर इन्होंने कलर मार दिए, नीला सुनहरा कलर। मार्बल पे कलर मारा जाता है क्या कभी? मार्बल पे कलर ही मारना, तो फिर काय को मार्बल लगाना, सीमेंट की दीवार बन कि उस पर अपन काला पीला नीला कलर मारते रहो, उस पर कलर मार दिए गए। और वहाँ कुछ लोग रहते हैं हाँ में यहाँ चमचागिरी करने के लिए, वो बोल देते साहब क्या अच्छा दिख रहा है, क्या अच्छा कलर तो अच्छा ही दिखता है ना, लेकिन कुछ दिन अच्छा दिखता है, बाद में वो कलर ख़राब होता है। लेकिन मार्बल जब सालों से अच्छा दिखता है। तो इस तरीके का काम है, और इस तरीके हमने काम ईमानदारी से किए हैं वहाँ पर में, समझे क्या। और हमको कोई बोल नहीं सकता वहाँ पर में। अभी जो भी है तो आगे रिसीवर के साहब का काम है, और अभी आने वाली नई कमेटी आएंगी तो समझ लो को उसके अंदर में जो बचा काम है, सरकार मदद करने को तैयार है। लेकिन 132 करोड़ के बाद बीजेपी की सरकार आई 5 साल, 52 को ले वहाँ पे कई बार ताज़ाबाद गए, समझे क्या। पालक मंत्री कई बार गए, वो कई बार मीटिंग लिए, लेकिन उन्होंने कभी 5 करोड़ ज़्यादा ला के दिए क्या? जो अभी जो भी आते हैं, कभी 5 करोड़ आते हैं, कभी 3 करोड़ आते हैं, तो 132 में से ही आते हैं। और हमने ऐसा प्रोसेस बनाए थे कि जो 132 करोड़ है, कोई भी गवर्नमेंट आए उसको कम नहीं कर सकते, वो पूरा खर्चा होना ही है करके। अच्छा है, नहीं तो ये तो अभी सब बंद ही कर देते ना। जिस तरीके से काम हो जाते हैं, टेंडर हो जाते हैं, और उसके बाद में काम रुक जाते, पैसा नहीं है बोल के। अब एक लगभग 14 साल आप वहाँ चेयरमैन के पद पर बैठे, और सरकार से आपने कई सारा पैसा ताजबाग के सौंदर्यीकरण के भी लाए, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि नए साहब जो आए हैं या नई कमेटी न बनने के कारण कहीं ना कहीं काम को विलम्ब हो रहा है, ऐसा कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, कमेटी रहती है तो क्या उसमें सब लोग रहते हैं ना, देख रेख रहती है कमेटी के अंदर, तो कमेटी में अच्छा ही काम होता है ना। और 7-8 लोग रहते हैं, 9 लोग रहते हैं, तो सब लोगों से बात होती है, कमेटी की मीटिंग होती है। आप देखो महाराष्ट्र की सरकार रही थी, सब MLA है, सबकी सुनते, बात करते, मिनिस्टर की बात करते। और राष्ट्रपति शासन रहे तो किससे बात करेंगे तुम? ये तो ऐसी हो गया ना। ये तो अब तुमने बना दिए तुमने, और मेरे को बता समझ लो 6 महीने साल भर के लिए तो ये करना चाहिए। जब भी कमेटी बदली आती है तो अब वो तो रिटायर जज ही है ना, वो तो फिर वहाँ से स्टे हो जाता है, ये हो जाता है। तो इस तरीके से काम अगर रुकते रहेगा, और वहाँ जो भी आके तुम सिर्फ वहाँ पर बैठे रहो, ऐसा नहीं है ना। हम 14 साल रहे, हमारे खिलाफ तो बहुत लड़े, लेकिन हमको बाबा ने रखा तो हमने काम भी करते गए। और बाबा का भी इसलिए रखे ना कि हमारे हाथ से उतना काम तो पूरा हो गया ना। मस्जिद बन गई, ये बन गई, 132 का कोई काम ही बाकी नहीं रहे ना। हमारे बाद किसने 5 रुपये लाया वहाँ पर में? हमारे बाद में कौन सी नई चीज़ वहाँ पैदा हुई, ये तो बताओ आप मेरे को। हमारे बाद किसने कौन सी वहाँ पर में कोई ऐसा आइटम लाया कि लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं? मस्जिद नबी है वो, उसके 9 मीनारे, जो मस्जिद मदीने के अंदर जो मस्जिद है 9 मीनारे, वो एक ही मीनारा बना है, 2 मीनारे, उसमें और 7 मीनारे, वो किसी को दिखता नहीं। वो बनाना चाहिए था ना वहाँ पर में, लेकिन नहीं बनाया। तो जो काम हुआ है बनाना चाहिए, समझिए क्या। और जहाँ पैसा खर्चा करना चाहिए वो करना चाहिए वहाँ पर में। तो फालतू पैसे में, फालतू में जहाँ 1000 रुपये लगते वहाँ 1 लाख रुपये लगा के सिर्फ खर्चा करना ही करना करके करते जाओगे तो कोई मतलब नहीं है ना, समझिए क्या। इस कोरोना काल में कई मंदिर और कई मस्जिद भी सरकार ने बंद रखी थी, आप इसे कहाँ तक जायज़ मानते हैं? नहीं, अब सरकार ने तो मंदिर मस्जिदें बंद रखी थी,
अब इसमें जायज़ की बात तो क्या है, अब तो सब खुल गया है। अब सरकार ने तो मंदिर मस्जिदें खोल देना चाहिए, लेकिन अब उन्होंने उनकी उसके पीछे क्या है भूमिका मालूम नहीं उद्धव ठाकरे साहब की, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से वो 5 साल से यानी मतलब कोरोना इसके अंदर में कर रहे हैं, अभी इस कोरोना काल में सभी त्यौहार आए ना, ईद आई, होली आई और मुहर्रम आए, समझे क्या, गणेश जी भी बैठे, दुर्गा जी भी आई, दसरा भी आई, दिवाली, लेकिन क्रिसमस भी आए, सभी त्यौहार आए सभी धर्म के। दीक्षा भूमि में इतना बड़ा प्रोग्राम होता है, लेकिन उन्होंने सिस्टमेटिक कोई भी आवाज़ ना उठा सके, इस तरीके से उन्होंने जो फैसले लिए वो तो उनका हम स्वागत करते हैं। इसमें किसी को नाराज़ नहीं, ईद का जुलूस निकलता था, नहीं निकला तो ठीक है, लोगों ने अपने घर में ईद मनाए, रोजे रखे, नमाज पढ़े, लोग दसरा भी मनाए, लोग दिवाली भी, अभी जो दिवाली में भी लोग, अब कितनी भीड़ हो रही है ना, अब बिहार में चुनाव ही हो रहा है, कहाँ गया कोरोना। बट क्या कारण है केवल मंदिर और मस्जिद में ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग नहीं करेंगे? आज बाज़ार खुल गए हैं, दारू की दुकानें खुल गई है, उसके बावजूद आपको कहीं ना कहीं नहीं लगता कि सरकार की कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत निर्णय बोले कि दारू की दुकानें खुली है और आस्था का केंद्र मंदिर और मस्जिद बंद है? नहीं, मंदिर मस्जिद तो सरकार ने खोल देना चाहिए, उसमें तो गलती है ही कि तो सभी खोल दिए ना आपने, तुमने अभी कौन कहाँ डिस्टर्बिंग है लोग, कहाँ है कोई भीड़ भाड़, पूरे ऐसे लोग तो तुम चलो रोड से जाना मुश्किल है, भी पैदल इतना रस हो गया। तो दरगाह और मंदिर और ये जितने गुरुद्वारे हैं ये खोल देना चाहिए, वहाँ दुआ होंगी। और जो ये आया है कोरोना, ये तो कोई किसी का लाया हुआ तो नहीं है, नहीं तो ये तो ऊपर वाले का करम है सब। आज वो इसको ऊपर वाले ही सब ठीक कर सकता है। कितने दिन से वैसलीन बन रही है, ये बन रही है, ये गोली वो गोली, लोग तो ऊपर वाले के भरोसे पे, कई लोग मर गए, कई लोग हो गए बच गए, तो ये सब चल रहा है। तो अब दरगाह और मस्जिदें खोल देना चाहिए, और ज़्यादा लेट किए भी बराबर नहीं है, समझ लें कि अब बहुत सभी चीज़ तो खोल दी, अब होटलें खोल दिए, सब तो खोल रहे धीरे धीरे। मस्जिद और दरगाह में ही क्यों, क्या सोच है, मेरे तो समझ में अभी तक नहीं आया कि उन्होंने क्यों ऐसा इसको रोक के रखे। 14 वर्षों तक आपने निडर होके ताजबाग का सौंदर्यीकरण करके आपने बहुत मेहनत की। अब आने वाले समय में कमेटी आएगी, आप कमेटी से या सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में परियोजनाओं को जल्द से जल्द उसका कार्य पूरा कर नई नई चीज़ें सौंदर्यीकरण में लाए, और जिससे कि सैकड़ों लोगों का जो आस्था का केंद्र है वो जल्द से जल्द पूरा हो जा पाए? क्या है, 14 साल अपन रहे और थोड़ा रहता, और हमारा उसके बीच ये था कि आज ताजाबाद में बेकारी बहुत है। कोई एक आधा वहाँ अच्छा कोई प्रोजेक्ट लाने के हम कोशिश में थे, ये कौन था, उसके लिए भी लग जाता है एक प्रोजेक्ट, 1000-2000 लोगों को रोज़गार तो मिल जाता ना। और 1000-2000 के पास में लोगों के अगर पैसे आए तो उससे वहाँ पे वही पैसा ये होता है ना। अब वहाँ पर में इतनी बड़ी इलाका है, वहाँ कोई बेचारों को सब धंधे पानी नहीं है, और माइनॉरिटी के तो बहुत हाल है ना, कोई नौकरी भी नहीं मिलती और कोई किसी को कहीं रोज़गार नहीं मिलता। अभी कोरोना के 7-8 महीने, 6 महीने 7 महीने हो गए, कितनी लोगों की यानी परेशानी हो गई है। वहाँ पे खादिमों के भी यानी मतलब ये हो गए, सब वहीं आएगा तो ये होगा ना, समझ है क्या। लेकिन ज़्यादा ताजाबाद ट्रस्ट का जहाँ तक सवाल है, तो ताजाबाद ट्रस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 महीने 8 महीने भी बंद रहा तो उससे कोई ऐसी कोई तकलीफ नहीं है पैसा और आता है पैसा, समझ है क्या। तो उससे चलता है, 6-8 महीने को बाद में अपन को और कर सकते हैं। उसका मेला भी नहीं हुआ अभी इस साल के अंदर में, लेकिन वहाँ पर में जो और भी जो पूरी ताजाबाद के अंदर में बस्ती है, ताजाबाद ट्रस्ट में अच्छा खूबसूरत सौंदर्यीकरण खूबसूरत है, लेकिन आजू बाजू जाओगे तो वही है, ये गंदगी और वही पिछड़ापना है ना, वो भी दूर करने की योजना बनाना चाहिए। गवर्नमेंट के पास में कई योजना है, आज जब रहते हैं उनकी बढ़िया प्लानिंग कर एक बढ़िया से उनको भी स्कीम बना के, उनको ज़मीन तो अपनी है, ज़मीन का पैसा नहीं लगेगा, लेकिन सरकार उसमें अंदर में कई योजनाएं आई सरकार के अंदर में, समझे क्या। तो उस योजना के अंदर में हम उसका अच्छा काम कर सकते हैं, वहाँ के रहवासियों का भी उसके अंदर हम अच्छा हालत में रहेंगे तो और अच्छी बात है क्या है। और वहाँ पर मैं समझ लो एक ITI कॉलेज है, समझे क्या, तो वहाँ पर अच्छे मदरसे भी डेवलप हो सकते हैं, एक दो और कोई अच्छे कॉलेज और वहाँ पे ला सकते थे वहाँ के डेवलपमेंट के लिए। कम से कम वहाँ के लोगों को तो उसका फ़ायदा होता है। ITI जो कॉलेज खुला उससे यही हुआ था कि ताजाबाद के लोगों को उसके अंदर में फ़ायदा मिलना चाहिए, लेकिन अब ताजाबाद के लोगों में तो ITI के अंदर में बहुत कम लोग जाते हैं ना, तो वो थोड़ा सा सब लोगों को, और वहाँ पर जो लोगों को थोड़ा सा बैठाल कर समझाना ही पड़ता है। उनको समझाएंगे तो कोई ये नहीं है ना, समझेंगे ना। आज हमने इतना काम किया, नाम तो लेते हैं हमारा, नहीं लेते ऐसा तो नहीं है ना, ये तो बोलेंगे ना कि अच्छा करके गए करके। कई लोग बोलते हैं अरे भैया फिर से फार्म भर दो ना, आप फिर से आ जाओ ना। अरे मेरा बाबा ने जितने दिन रखे और बाबा की मर्जी होंगी तो फिर बुला लेंगे, उसमें क्या सवाल है। तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं, और नई कमेटी अगर आएंगी
तो उससे कमेटी के अंदर में 9 लोग रहेंगे तो अलग अलग 9 विचार रहते हैं, सब लोग देखते मिलते हैं। अभी कौन किसको वहाँ मिलेगा? अभी सब लोग जाके सब कोई बोलता ही नहीं है ना। कोई चीज़ गलती हो रही है तो जाके ऋषि साहब को बोलना चाहिए कि बोलने में क्या तकलीफ है ना, है कि नहीं? नहीं सुनते ऐसा तो नहीं है ना। अभी सरकार ने कोरोना में बंद करने बोले तो बंद ही है ना दरबार, कोई मर्जी तो खुला है दरबार, चारों तरफ दीवार लग गई है। तो इस तरीके से वो करना चाहिए उन्होंने। अब वो रिसीवर साहब है और वहाँ के जो लोग हैं, लोगों पे भी अवेयरनेस रहना चाहिए ना। वहाँ के लोग भी अभी सब परेशान है ये है, लेकिन मतलब परेशान का को बोलते क्यों नहीं? समझे क्या? बोलते क्यों नहीं तुम? वहाँ पर में बोलना चाहिए। वहाँ पर बोलने के लिए तुम्हारे पास में बहुत सी जगह है। शहर में पालक मंत्री है, मुख्यमंत्री है, समझे क्या, पुलिस कमिश्नर है, म्यूनसिपल कमिश्नर, सारी सरकार की पूरी व्यवस्था तुमको मदद करने के लिए तैयार है। और ताजुद्दीन बाबा क्या कौन भी मदद नहीं करेगा ना। और सबसे बड़ी बात है कि बाबा बैठे हुए, जो कराना वो करा लेंगे, लेकिन जो करने वाला है वो सोचे दिल में तो होगा ना। हमने सोचा, करके हमने किया और उसमें हमको कामयाबी भी दी। हमको कोई काम में अड़चन नहीं आई, बाबा ने नहीं किए। कल समझ लो तबीयत कोई तकलीफ आने वाली है और उसके पहले हम जाके सब बाबा को बोल देते तो 2 घंटे में तकलीफ दूर हो जाती थी। कई बार हम रहते हुए में भी बर्खास्त करने की कई योजना बनाई। वहाँ दरगाह है, हमने सब दरगाह को एक सिस्टम से एक टाइप की दरगाह बना दो करके बोले। अब कई लोगों के वहाँ पर में है ना कि फालतू के कब्जे थे, वहाँ पर में बाबागिरी करते थे। काहे कि बाबा के फूल और ऊदी और वहाँ के प्रसाद के अंदर में तो इतनी ताकत इतना अच्छा हो जाता है, और जो बाबागिरी करते वही फूल देते हैं बाबागिरी करने। तो ऐसे बाबागिरी के बहुत से अड्डे थे, वो भी हमने बंद किए वहाँ पर में, समझे क्या? तो ये सारी चीज़ें हमने अपने मेहनत से, बाबा जान के करम से, और हमने बाबा ने हमारे को, हमने जो नागपुर शहर में मैं मौलाना कलाम आज़ाद का भी मेंबर था। मैंने आज 2-3 करोड़ रुपया बांटा गरीबों को, समझे क्या? आज जो है मैंने 100% एजुकेशन लोन देते वो लोन दिया मैंने, समझे क्या? मैं टेलीफोन बूथ कमेटी में भी था, मैंने 400 बूथ लोगों को दिया। मेरे को जब भी ऐसा मौका, आज 400 बूथ दिया। आज भले ही पीसीओ नहीं रहे, लेकिन उनकी दुकान तो बंदी हुई है ना वहाँ पर में। वहाँ स्टेशनरी की दुकान लग गई, किसी का और कुछ लग गया, पान का ठेला लग गया, किसी का कुछ लग गया। तो आज धंधे से तो जुड़ गए ना। आज 400 लोग धंधे से जुड़ गए, तो 400 के पीछे 5-5, 6-6 के परिवार रहते हैं। तो इस तरीके से बेरोजगारी दूर होगी। सरकार को उतनी योजनाएं देती है ना, लाखों लोगों को नौकरी देंगे। कोई नौकरियाँ तो बनाना भी पड़ेगा आपको, और जब जाके नौकरियाँ मिलेंगी। तो इस तरीके से और बहुत से काम हैं वहाँ पर में जो हो सकते हैं। वहाँ बड़े बड़े हॉल है, वहाँ पर ये है, उसका भी थोड़ा ये कर सकते हैं। ठीक है, लोगों को भी शादी ब्याह में अपन देने के लिए कोई हर्ज नहीं है, दे सकते हैं, आवक होती है। लेकिन अपन ने इतना भी पैसे के पीछे नहीं भागना। आवक कब होना चाहिए कि जनता आने वाली को तकलीफ हो रही है, उनको रहने के लिए जगह नहीं है, उनको बैठने के लिए जगह नहीं है, और हम किराए से दें, ये गलत है। पैसा कमाना ताजाबाद ट्रस्ट का इंटरेस्ट नहीं है। पैसा बहुत आ गया है बाबा के पास, और अभी पैसे की कोई कमी नहीं है। हमारा ज़माना था कि हमको पगार देने के लिए पैसे नहीं रहते थे, समझे क्या? कहाँ से लाएंगे पैसे, ये विचार था। तो यानी तनख्वाह बांटने के लिए पैसे नहीं रहते थे भी, पेटी में पैसे कम निकलते थे, ये चलते थे। तो दुनिया भर का उस जमाने, अब तो पैसा ही पैसा आ रहा है ना। सारी दुकानों का किराया आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, मेले का पैसा आता है, और पेटियों में भी वो बहुत आवक बढ़ गई है, सराय चलती है, सब चीज़ है। और दान दक्षिणा भी बढ़ जाता है ना, बढ़ ही रहा है, और देने वाले देती है। आने वाली जब पहले अब यहाँ सब व्यवस्था हो जाएंगी तो और दूर दूर से लोग आते। मैं तो बोलता हूँ ना, इंडिया नहीं, अमेरिका, लंदन, पाकिस्तान, कहाँ से फ़ोन आते थे, वहाँ से लोग आते थे। उनको वीज़ा नहीं मिलता था आने के लिए, तो वो बोलते थे कि उसका हमको उसका इन्विटेशन भेजो, उसके कारण हमारे को वीज़ा मिल जाएगा करके। अभी हमने इतना बड़ा ताजाबाद का काम किया है। बीजेपी के लोग बहुत बीच में, बीजेपी सरकार थी, बहुत भिड़े हुए थे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हमको हटाने तक तो ठीक किया उन्होंने। ठीक है, बाबा की भी मर्जी होंगी जितना, लेकिन उसके बाद कई ऐसे थे जो अभी वो कुछ हज कमेटी में थे चेयरमैन, वो और भी कुछ लोग थे, और 1-2 ऐसी 2-4 ऐसी और उचक्के हैं। कभी मैं देखता कोई केबल के ऊपर में आता है कि मैंने ताजाबाद में 132 करोड़ लाए। किसी के बाप की हिम्मत नहीं है, साले झूठ बोलते हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए ना, 132 तो करोड़ क्या, साले 1 लाख रुपये नहीं ला सकते। तो ये जो है, ये जो ताजाबाद ट्रस्ट, जो शेख हुसैन चेयरमैन था,
वो और बाबा जान के दुआ से हमारे रजीम में हुआ है। उसके अंदर में आज तक के 5 साल बीजेपी गवर्नमेंट नहीं 52 को ले रहे, कई उनके साथ उनके चमचे घूमते रहे आड़े टेढ़े, इधर से उधर हम ये ला रहे वो ला रहे, हम बन के आ रहे वो बन के आ रहे, ना वो बन के आए ना उन्होंने 2 रुपये नहीं लाए। और जो भी बयानबाजी वगैरह करते हैं तो उनको थोड़ी सी शर्म आना चाहिए। या फिर तुमने कुछ किया नहीं तो क्यों झूठ पाठ बोलते हो? तुम्हारी सरकार ने कुछ नहीं किया, तुम्हारे मंत्रिमंडल ने कुछ नहीं किया, मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया। ये देवेंद्र फडणवीस 5 साल रहे, कभी एक दिन देवेंद्र फडणवीस कभी ताजाबाद में बाबा के दर्शन करने नहीं आए। गडकरी साहब जब आया उनका बोला तो आए गडकरी साहब 2-4 बार, लेकिन देवेंद्र फडणवीस कभी नहीं आए। ये तो हिंदुस्तान से कोई भी केंद्रीय मंत्री भी आता है तो बाबा के दर्शन करके जाता है। महाराष्ट्र का कोई भी मुख्यमंत्री रहे वो बाबा के दर्शन के लिए आता है, असेंबली के पहले आता है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस 5 साल में कभी नहीं आए। और उनकी चद्दरें लेके ये उनके जो बहुत से चमचे हैं ना वो लेके आते थे वहाँ पर में चमचे चद्दर। देवेंद्र फडणवीस साहब की चद्दर है, ये मोदी साहब की चद्दर है। अभी मैंने बोला तुम काहे को साले चमचेगिरी कर रहे हो, फोटो छपाना पेपर छपा लो। तुमको क्या मोदी ने पैसे दिए चद्दर लेके आओ करके, या देवेंद्र फडणवीस ने दिए? तो इस तरीके से कोई मतलब नहीं है ना। जिनको चद्दर चलाना, जिनको चद्दर मत चला, बाबा के आके दर्शन तो देखो ना, समझे क्या? उसके पहले विलासराव देशमुख आए, सुशील कुमार शिंदे आए, अशोक चौहान साहब आए, शरद पवार साहब भी आए थे, शाहनवाज भी जब आए थे ना, जब विलास उत्तम मिनिस्टर थे, समझे क्या? तो शाहनवाज भी आए थे, लालू प्रसाद यादव आए, और कितने मिनिस्टर आए केंद्र के, कितने, समझे क्या? बहुत आए, कितने मिनिस्टर आए। तो ऐसे आने वालों की तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक के कितने सब लोग आए हैं ना वहाँ पर में। जब तो आज वो बाबा ताजुद्दीन का नाम जो है, तो आज पूरे दुनिया के अंदर में कहा जाए, नागपुर शहर का नाम लो तो लोग बोलते बाबा ताजुद्दीन के, तो नागपुर शहर को ताजुद्दीन बाबा के नाम से जाना जाता है। ये थे राजनीति में पैठ रखने वाले शेख हुसैन साहब, जिन्होंने लगभग 14 वर्ष चेयरमैन के पद पर रहते हुए ताजबाग का सौंदर्यीकरण के लिए बहुत प्रयास किए और सरकार से कई रोक रकम भी लेकर आए कि जिससे कि आसपास के परिसर का विकास होए। बट किंतु कमेटी न होने के कारण और विपक्षी सरकार पर आरोप प्रत्यारोप के कारण अभी कहीं न कहीं ताजबाग के सौंदर्यीकरण का काम रुका हुआ है। इनकी शासन और प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द उन कामों को पूरा कर स्थानीय नागरिकों का विकास करे और परिसर का विकास करे। कैमरामैन विशाल रायपुरे के साथ प्रवीण मिश्रा, केसरी उजाला।